हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रेमाश्रम का भाग 9। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। आंधी का पहला वेग जब शांत हो गया है, तब वायु के प्रचंड झोंके, बिजली की चमक और कड़क बंद हो जाती है और मूसलाधार वर्षा होने लगती है। गायत्री के चित्त की शांति भी द्रवीभूत हो गई थी। हृदय में रुधिर की जगह आंसुओं का संचार हो रहा था। आधी रात बीत गई, पर उसके आंसू न थमे। उसका आत्मगौरव आज नष्ट हो गया। पति वियोग के बाद उसकी सुदृढ़ स्मृति ही गायत्री के जीवन सुख की नींव थी। वही साधु कल्पना उसकी उपास्य थी। वह इस हृदय कोश को, जहाँ यह अमूल्य रत्न संचित था, कुटिल आकांक्षाओं की दृष्टि से बचाती रहती थी। इसमें संदेह नहीं कि वह वस्त्राभूषणों से प्रेम रखती थी, उत्तम भोजन करती थी और सदैव प्रसन्न चित्त रहती थी, किंतु इसका कारण उसकी विलास प्रियता नहीं, वरन अपने सतीत्व का अभिमान था। उसे संयम और आचार का स्वांग भरने से घृणा थी। वह थिएटर भी देखती थी, आनंदोत्सवों में भी शरीक होती थी। आभरण, सुरुचि और मनोरंजन की सामग्रियों का त्याग करने की वह आवश्यकता न समझती थी, क्योंकि उसे अपनी चित्त स्थिति पर विश्वास था। वह एकाग्र होकर अपने इलाके का प्रबंध करती थी। जब उसके आंसू थमे तो वह इस दुर्घटना के कारण और उत्पत्ति पर विचार करने लगी, और शनैः शनैः उसे विदित होने लगा कि इस विषय में मैं सर्वथा निरपराध नहीं हूँ। ज्ञान शंकर कदापि यह दुस्साहस न करते, यदि उन्हें मेरी दुर्बलता पर विश्वास न होता। उन्हें यह विश्वास कैसे हुआ? मैं इन दिनों उनसे बहुत स्नेह करने लगी थी। यह अनुचित था। कदाचित इसी संपर्क ने उनके मन में यह भ्रम अंकुरित किया। तब उसे वह बातें याद आती जो उन संगतों में हुआ करती थी। उनका झुकाव उन्हीं विषयों की ओर होता था जिन्हें एकांत और संकोच की जरूरत है। उस समय वह बातें सर्वथा दोष रहित जान पड़ती थी, पर अब उनके विचार से ही गायत्री को लज्जा आती थी। उसे अब ज्ञात हुआ कि मैं अज्ञान दशा में धीरे धीरे ढाल की ओर चली जाती थी, और अगर यह गहरी खाई सहसा न आ पड़ती तो मुझे अपने पतन का अनुभव ही न होता। उसे आज मालूम हुआ कि मेरा पति प्रेम बंधन जर्जर हो गया, नहीं तो मैं इन वार्ताओं के आकर्षण से सुरक्षित रहती। वह अधीर होकर उठी और अपने पति के सम्मुख जाकर खड़ी हो गई। इस चित्र को वह सदैव अपने कमरे में लटकाए रहती थी। उसने ग्लानिमय नेत्रों से चित्र को देखा और तब कांपते हुए हाथों से उतार कर छाती से लगाए देर तक खड़ी रोती रही। इस आत्मिक आलिंगन से उसे एक विचित्र संतोष प्राप्त हुआ। ऐसा मालूम हुआ मानो कोई तड़पते हुए हृदय पर मरहम रख रहा है, और कितने कोमल हाथों से। वह इस चित्र को अलग न कर सकी। उसे छाती से लगाए हुए बिछावन पर लेट गई। उसका हृदय इस समय पति प्रेम से आलोकित हो रहा था। वह एक समाधि की अवस्था में थी। उसे ऐसा प्रतीत होता था कि यद्यपि पतिदेव यहाँ अदृश्य हैं, तथापि उनकी आत्मा अवश्य यहाँ भ्रमण कर रही है। शनैः शनैः उसकी कल्पना सचित्र हो गई। वह भूल गई कि मेरे स्वामी को मरे 3 वर्ष व्यतीत हो गए। वह अकुलाकर उठ बैठी। उसे ऐसा जान पड़ा कि उनके वक्ष से रक्त स्रावित हो रहा है, और कह रहे हैं, यह तुम्हारी कुटिलता का घाव है। तुम्हारी पवित्रता और सत्यता मेरे लिए रक्षास्त्र थी। वह ढाल आज टूट गई और बेवफाई की कटार हृदय में चुभ गई। मुझे तुम्हारे सतीत्व पर अभिमान था, वह अभिमान आज चूर चूर हो गया। शोक, मेरी हत्या उन्हीं हाथों से हुई जो कभी मेरे गले में पड़े थे। आज तुमसे नाता टूटता है। भूल जाओ कि मैं कभी तुम्हारा पति था। गायत्री स्वप्न दशा में उसी कल्पित व्यक्ति के सम्मुख हाथ फैलाए हुए विनय कर रही थी। शंका से उसके हाथ पांव फूल गए और वह चीख मारकर भूमि पर गिर पड़ी। वह कई मिनट तक बेसुध पड़ी रही। जब होश आया तो देखा कि विद्या, लौंडियां, महरियां सब जमा हैं।
और डॉक्टर को बुलाने के लिए आदमी दौड़ाया जा रहा है। उसे आंखें खोलते देखकर विद्या झपट कर उसके गले से लिपट गई और बोली, बहन, तुम्हें क्या हो गया था? पहले तो कभी ऐसा ना हुआ था। गायत्री बोली, कुछ नहीं, एक बुरा स्वप्न देख रही थी। लाओ, थोड़ा सा पानी पीऊंगी, गला सूख रहा है। विद्या बोली, थिएटर में कोई भयानक दृश्य देखा होगा। गायत्री ने जवाब दिया, नहीं तो, मैं भी तुम्हारे आने के थोड़ी ही देर पीछे चली आई थी, जी नहीं लगा। अभी थोड़ी ही रात गई है क्या? बापूजी ध्रुपद आलाप रहे हैं। विद्या बोली, 12 तो कब के बज चुके, पर उन्हें किसी के मरने जीने की क्या चिंता, उन्हें तो अपने राग रंग से मतलब है। मेहरी ने जाकर तुम्हारा हाल कहा तो एक आदमी को डॉक्टर के यहाँ दौड़ा दिया और फिर गाने लगे। गायत्री बोली, यह तो उनकी पुरानी आदत है, कोई नई बात थोड़े ही है। रमन बाबू का यहाँ बुरा हाल हो रहा था और वह डिनर में गए हुए थे। जब दूसरे दिन मैंने बातों बातों में इसकी चर्चा की तो बोले, मैं वचन दे चुका था और जाना मेरा कर्तव्य था। मैं अपने व्यक्तिगत विषयों को सार्वजनिक जीवन से बिल्कुल पृथक रखना चाहता हूँ। विद्या बोली, उस साल जब अकाल पड़ा और प्लेग भी फैला, तब हम लोग इलाके पर गए, तुम गोरखपुर थी। उन दिनों बाबूजी की निर्दयता देखकर मेरे रोए खड़े हो जाते थे। असामियों से रुपए वसूल ना होते और हमारे यहाँ नित्य नाच रंग होता था। बाबूजी को उड़ाने के लिए रुपए ना मिलते तो वह चिढ़कर असामियों पर गुस्सा उतारते। 100-100 मनुष्यों को एक पांति में खड़ा करके हंटर से मारने लगते। बेचारे तड़प तड़प कर रह जाते, पर उन्हें तनिक भी दया न आती थी। इसी मारपीट ने इन्हें निर्दय बना दिया है। जीवन मरण तो परमात्मा के हाथ है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगी कि भैया की अकाल मृत्यु इन्हीं दिनों की हाय का फल है। गायत्री बोली, तुम बाबूजी पर अन्याय करती हो, उनका कोई कसूर नहीं। आखिर रुपए कैसे वसूल होते? निर्दयता अच्छी बात नहीं, किंतु जब इसके बिना काम ही ना चले तो क्या किया जाए? तुम्हारे जीजा कैसे सज्जन थे, द्वार पर से किसी भिक्षुक को निराश न लौटने देते, सत्कार्यों में हजारों रुपए खर्च कर डालते थे। कोई ऐसा दिन न जाता कि 100-50 साधुओं को भोजन न कराते हों। हजारों रुपए तो चंदे में दे डालते थे, लेकिन उन्हें भी असामियों पर सख्ती करनी पड़ती थी। मैंने स्वयं उन्हें असामियों की मुश्कें कस के पिटवाते देखा है। जब कोई और उपाय ना सूझता तो उनके घरों में आग लगवा देते थे, और अब मुझे भी वही करना पड़ता है। उस समय मैं समझती थी कि वह व्यर्थ इतना जुल्म करते हैं, उन्हें समझाया करती थी, पर जब अपने माथे पड़ गई तो अनुभव हुआ कि यह नीच बिना मार खाए रुपए नहीं देते। घर में रुपए रखे रहते हैं, पर जब तक 2-4 लात घूंसे ना खा लें या गालियां ना सुन लें, देने का नाम नहीं लेते। वह उनकी आदत है। विद्या बोली, मैं यह ना मानूंगी, किसी को मार खाने की आदत नहीं हुआ करती। गायत्री बोली, लेकिन किसी को मारने की भी आदत नहीं होती। यह संबंध ही ऐसा है कि एक ओर तो प्रजा में भय, अविश्वास और आत्महीनता के भावों को पुष्ट करता है, और दूसरी ओर जमींदारों को अभिमानी, निर्दय और निरंकुश बना देता है। विद्या ने इसका कुछ जवाब न दिया। दोनों बहनें एक ही पलंग पर लेटी। गायत्री के मन में कई बार इच्छा हुई कि आज की घटना को विद्या से बयान कर दूं। उनके हृदय पर एक बोझ सा रखा था, इसे वह हल्का करना चाहती थी। ज्ञान शंकर को विद्या की दृष्टि में गिराना भी अभीष्ट था, यद्यपि उसका स्वयं अपमान होता था, लेकिन ज्ञान शंकर को लज्जित और निंदित करने के लिए वह इतना मूल्य देने पर तैयार थी। किंतु बात मुंह तक आकर लौट जाती थी और गायत्री को कोई बात ना सूझती थी। अकस्मात उसे एक विचार सूझ पड़ा। उसने विद्या को हिलाकर कहा, क्या सोने लगी? मेरा जी चाहता है कि कल परसों तक यहाँ से चली जाऊं। विद्या ने कहा, इतनी जल्द? भला जब तक मैं रहूं तब तक तो रहो। गायत्री बोली, नहीं, अब यहाँ जी नहीं लगता, वहाँ कामकाज भी तो देखना है। विद्या बोली, लेकिन अभी तक तो तुमने बाबूजी से इसकी चर्चा भी नहीं की। गायत्री बोली, उनसे क्या कहना है, जाऊं चाहे रहूं, दोनों एक ही हैं। विद्या बोली, तो फिर मैं भी ना रहूंगी, तुम्हारे साथ ही चली जाऊंगी।
गायत्री बोली, तुम कहाँ जाओगी? अब यही तुम्हारा घर है, तुम ही यहाँ की रानी हो। ज्ञान बाबू से कहो इलाके का प्रबंध करें। दोनों प्राणी यहीं सुखपूर्वक रहो। विद्या बोली, समझा तो मैंने भी यही था, लेकिन विधाता की इच्छा कुछ और ही जान पड़ती है। कई दिन से बराबर देख रही हूँ कि पंडित परमानंद नित्य आते हैं, चिंताराम भी आते जाते हैं। ये लोग कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। तुम्हारे चले जाने से इन्हें और भी अवसर मिल जाएगा। गायत्री बोली, तो क्या बाबूजी को फिर विवाह करने की सूझी है? विद्या बोली, मुझे तो ऐसा ही मालूम होता है। गायत्री ने कहा, अगर यह विचार उनके मन में आया है तो यह किसी के रोके ना रुकेंगे। मेरा लिहाज वे करते हैं, पर इस विषय में वह शायद ही मेरी राय लें। उन्हें मालूम है कि मैं उन्हें क्या राय दूंगी। विद्या बोली, तुम रहती तो उन्हें कुछ ना कुछ संकोच अवश्य होता। गायत्री बोली, मुझे इसकी आशा नहीं। वहां रहूंगी तो कम से कम वहां देख रेख तो करती रहूंगी। 3 महीने हो गए, लोगों ने न जाने क्या क्या उपद्रव खड़े किए होंगे। 1 दर्जन नातेदार द्वार पर डटे पड़े रहते हैं। एक महाशय नाते में मेरे मामू होते हैं, वे सुबह से शाम तक मछलियों का शिकार किया करते हैं। दूसरे महाशय मेरी फूफी के सुपुत्र हैं, वे मेरे ससुर के समय से ही वहां रहते हैं। उनका काम मोहल्ले भर की स्त्रियों को घूरना और उनसे दिल लगी करना है। एक तीसरे महाशय मेरी ननद के छोटे देवर हैं, रिश्वत के बाजार के दलाल हैं। इस काम से जो समय बचता है वह भंग पीने पिलाने में लगाते हैं। इन लोगों में बड़ा भारी गुण यह है कि संतोषी हैं, आनंद से भोजन वस्त्र मिलता जाए, इसके सिवाय उन्हें कोई चिंता नहीं। हाँ, जमींदारी का घमंड सबको है, सभी असामियों पर रोब जमाना चाहते हैं। उनका गला दबाने के लिए सब तत्पर रहते हैं। बेचारे किसानों को, जो अपने परिश्रम की रोटियां खाते हैं, इन निठल्लों का अत्याचार केवल इसलिए सहना पड़ता है कि यह मेरे दूर के नातेदार हैं। मुफ्तखोरी ने उन्हें इतना आत्मशून्य बना दिया है कि चाहे जितनी रुखाई से पेश आओ, टलने का नाम ना लेंगे। अधिक नहीं तो 10 परिवार ऐसे होंगे जो मेरी मृत्यु का स्वप्न देखने में जीवन के दिन काट रहे हैं। उनका बस चले तो मुझे विष दे दें। किसी के यहाँ से कोई सौगात आए, मैं उसे हाथ तक नहीं लगाती। उनका काम बस यही है कि बैठे बैठे उत्पात किया करें, मेरे काम में विघ्न डाला करें। कोई असामियों को फोड़ता है, कोई मेरे नौकर को तोड़ता है, कोई मुझे बदनाम करने पर तुला हुआ है। तुम्हें सुनकर हंसी आएगी। कई महाशय विरासत की आशा में डेवड़े दूने सूद पर ऋण लेकर पेट पालते हैं। कुछ नहीं बन पड़ता तो उपवास करते हैं, किंतु विरासत का अभिमान जीविका की कोई आयोजना नहीं करने देता। इन लोगों ने मेरी अनुपस्थिति में न जाने क्या क्या गुल खिलाए होंगे। अभी मुझे जाने दो, बाबूजी भी जल्द ही पहाड़ पर चले जाएंगे। यदि ऐसी ही कोई जरूरत आ पड़े तो मुझे पत्र लिखना, चली आऊंगी। 2 दिन गायत्री ने किसी प्रकार काटे। ज्ञान शंकर से फिर बातचीत की नौबत नहीं आई। तीसरे दिन वह विदा हुई। राय साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। ज्ञान शंकर भी साथ थे। गायत्री गाड़ी में बैठी। राय साहब खिड़की पर झुके हुए आम और खरबूजे, लीचियां और अंगूर ले लेकर गाड़ी में भरते जाते थे। गायत्री बार बार कहती थी कि इतने फल क्या होंगे, कौन सी बड़ी यात्रा है, किंतु राय साहब एक न सुनते थे। यह भी रियासत की एक आन थी। ज्ञान शंकर एक बेंच पर उदास बैठे हुए थे। गायत्री को उन पर दया आ गई। वियोग के समय हम सहृदय हो जाते हैं। चलते चलते हम किसी पर अपना ऋण चाहे छोड़ जाएं, किंतु ऋण लेकर जाना नहीं चाहते। जब गाड़ी ने सीटी दी तो ज्ञान शंकर चौंक कर बेंच पर से उठे और गायत्री के सम्मुख आकर उसे लज्जित और प्रार्थी नेत्रों से देखा। आंखों में आंसू भरे हुए थे, पश्चाताप की सजीव मूर्ति थे। गायत्री भी खिड़की पर आई, कुछ कहना चाहती थी, पर गाड़ी चलने लगी। ज्ञान शंकर की विनय मूर्ति रास्ते भर उसकी आंखों के सामने फिरती रही। गायत्री के जाने के बाद ज्ञान शंकर को भी वहां रहना दूभर हो गया। सौभाग्य उन्हें हवा के घोड़े पर बैठाए रिद्धि और सिद्धि के स्वर्ग में लिए जाता था, किंतु एक ही ठोकर में चमकते हुए नक्षत्र अदृश्य हो गए। वह प्राण पोषक शीतल वायु
वह विस्मृत नभमंडल और सुखद कामनाएं लुप्त हो गईं और वह फिर उसी अंधकार में निराश और विडंबित पड़े हुए थे। उन्हें लक्षणों से विदित होता जाता था कि राय साहब विवाह करने पर तुले हुए हैं और उनका दुर्बल क्रोध दिनों दिन अदम्य होता जाता था। वह राय साहब की इंद्रिय लिप्सा पर, क्षुद्रता पर झल्ला-झल्ला कर रह जाते थे। कभी-कभी अपने को समझाते कि मुझे बुरा मानने का कोई अधिकार नहीं। राय साहब अपनी जायदाद के मालिक हैं, उन्हें विवाह करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। वह अभी हृष्ट-पुष्ट हैं, उम्र भी ज़्यादा नहीं। उन्हें ऐसी क्या पड़ी है कि मेरे लिए इतना त्याग करें? मेरे लिए यह कितनी लज्जा की बात है कि अपने स्वार्थ के लिए उनका बुरा चेतूं, उनके कुल के अंत होने की अमंगल कामना करूं। यह मेरी घोर नीचता है, लेकिन विचारों को इस उद्देश्य से हटाने का प्रयत्न एक प्रतिक्रिया का रूप धारण कर लेता था, जो अपने बहाव में धैर्य और संतोष के बांध को तोड़ डालता था। तब उनका हृदय उस शुभ मुहूर्त के लिए विकल हो जाता था, जब यह अतुल संपत्ति अपने हाथों में आ जाएगी, जब वह यहाँ मेहमान के अस्थायी रूप से नहीं, स्वामी के स्थायी रूप से निवास करेंगे। वह नित इसी कल्पित सुख के भोगने में मग्न रहते थे। प्रायः रात-रात भर जागते रह जाते और आनंद के स्वप्न देखा करते। उन्नति और सुधार के कितने ही प्रस्ताव उनके मस्तिष्क में चक्कर लगाया करते। सैर करने में उनको अब कुछ आनंद न मिलता। अधिकतर अपने कमरे में ही पड़े रहते। यहाँ तक कि आशा और भय की अवस्था उनके लिए असह्य हो गई। इस दुविधा में पड़े-पड़े जेठ का महीना भी बीत गया और आषाढ़ आ पहुंचा। राय साहब को अब की पुत्र शोक के कारण पहाड़ पर जाने में विलंब हो गया था। पहला छींटा पड़ते ही उन्होंने सफर की तैयारी शुरू कर दी। ज्ञान शंकर से अब जब्त न हो सका। सोचा, कौन जाने यह नैनीताल में ही किसी नए विचारों की लेडी से विवाह कर लें। यहाँ कानो कान किसी को खबर भी ना हो। अतएव उन्होंने इस शंका का अंत करने का निश्चय कर लिया। संध्या हो गई थी। मन को दृढ़ किए हुए राय साहब के कमरे में गए, किंतु देखा तो वहाँ एक और महाशय विद्यमान थे। यह किसी कंपनी का प्रतिनिधि था और राय साहब से उसके हिस्से लेने का अनुरोध कर रहा था, किंतु राय साहब की बातों से ज्ञात होता था कि वह हिस्से लेने को तैयार नहीं है। अंत में एजेंट ने पूछा, आखिर आपको इतनी शंका क्यों है? क्या आपका विचार है कि कंपनी की जड़ मजबूत नहीं है? राय साहब बोले, जिस काम में सेठ जगत राम और मिस्टर मंचूर जी शरीक हों, उसके विषय में यह संदेह नहीं हो सकता। एजेंट बोला, तो क्या आप समझते हैं कि कंपनी का संचालन उत्तम रीति से ना होगा? राय साहब बोले, कदापि नहीं। एजेंट बोला, तो फिर आपको उसका साझेदार बनने में क्या आपत्ति है? मैं आपकी सेवा में कम से कम 500 हिस्सों की आशा लेकर आया था। जब आप जैसे विचारशील सज्जन व्यापारिक उद्योग से पृथक रहेंगे, तो इस अभागे देश की उन्नति सदैव एक मनोहर स्वप्न ही रहेगी। राय साहब बोले, मैं ऐसे व्यापारिक संस्थाओं को देशोद्धार की कुंजी नहीं समझता। एजेंट आश्चर्य से बोला, क्यों? राय साहब बोले, इसलिए कि सेठ जगत राम और मिस्टर मंचूर जी का विभव देश का विभव नहीं है। आपकी यह कंपनी धनवानों को और भी धनवान बनाएगी, पर जनता को इससे बहुत लाभ पहुंचने की संभावना निस्संदेह नहीं। आप कई हजार कुलियों को काम में लगा देंगे, पर यह मजूरे अधिकांश किसान ही होंगे और मैं किसानों को कुली बनाने का कट्टर विरोधी हूँ। मैं नहीं चाहता कि वे लोभ के वश अपने बाल बच्चों को छोड़कर कंपनी की छावनियों में जाकर रहें और अपना आचरण भ्रष्ट करें। अपने गांव में उनकी एक विशेष स्थिति होती है। उनमें आत्म प्रतिष्ठा का भाव जागृत रहता है। बिरादरी का भय उन्हें कुमार्ग से बचाता है। कंपनी की शरण में जाकर वह अपने घर के स्वामी नहीं, दूसरे के गुलाम हो जाते हैं और बिरादरी के बंधनों से मुक्त होकर नाना प्रकार की बुराइयां करने लगते हैं। कम से कम मैं अपने किसानों को इस परीक्षा में नहीं डालना चाहता। एजेंट बोला, क्षमा कीजिएगा, आपने एक ही पक्ष का चित्र खींचा है। कृपा करके दूसरे पक्ष का भी अवलोकन कीजिए। हम कुलियों को जैसे वस्त्र, जैसा भोजन, जैसे घर देते हैं, वैसे गांव में रहकर उन्हें कभी नसीब नहीं हो सकते।
हम उनको दवा दारू का, उनकी संतानों की शिक्षा का, उन्हें बुढ़ापे में सहारा देने का उचित प्रबंध करते हैं। यहाँ तक कि हम उनके मनोरंजन और व्यायाम की भी व्यवस्था कर देते हैं। वह चाहें तो टेनिस और फुटबॉल खेल सकते हैं, चाहें तो पार्कों में सैर कर सकते हैं। सप्ताह में एक दिन गाने बजाने के लिए समय से कुछ पहले ही छुट्टी दे दी जाती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पार्कों में रहने के बाद कोई कुली फिर खेती करने की परवाह ना करेगा। राय साहब बोले, नहीं, मैं इसे कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। किसान कुली बनकर कभी अपने भाग्य विधाता को धन्यवाद नहीं दे सकता। उसी प्रकार जैसे कोई आदमी व्यापार का स्वतंत्र सुख भोगने के बाद नौकरी की पराधीनता को पसंद नहीं कर सकता। संभव है कि अपनी दीनता उसे कुली बने रहने पर मजबूर करे, पर मुझे विश्वास है कि वह इस दास्ता से मुक्त होने पर अवसर पाते ही तुरंत अपने घर की राह लेगा और फिर उसी टूटे-फूटे झोंपड़े में अपने बाल बच्चों के साथ रहकर संतोष के साथ कालक्षेप करेगा। आपको इसमें संदेह हो तो आप कृषक कुलियों से एकांत में पूछकर अपना समाधान कर सकते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बात कहता हूँ कि आप लोग इस विषय में यूरोप वालों का अनुकरण करके हमारे जातीय जीवन के सद्गुणों का सर्वनाश कर रहे हैं। यूरोप में इंडस्ट्रियलिज्म की जो उन्नति हुई, उसके विशेष कारण थे। वहाँ के किसानों की दशा उस समय गुलामों से भी गई गुजरी थी। वह जमींदार के बंदी होते थे। इस कठिन कारावास को देखते हुए धनपतियों की कैद गनीमत थी। हमारे किसानों की आर्थिक दशा चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, पर वह किसी के गुलाम नहीं है। अगर कोई उन पर अत्याचार करे तो वह अदालतों में उससे मुक्त हो सकते हैं। नीति की दृष्टि में किसान और जमींदार दोनों बराबर हैं। एजेंट बोला, मैं श्रीमान से विवाद करने की इच्छा तो नहीं रखता, पर मैं स्वयं छोटा-मोटा किसान हूँ और मुझे किसानों की दशा का यथार्थ ज्ञान है। आप यूरोप के किसानों को गुलाम कहते हैं, लेकिन यहाँ के किसानों की दशा उससे अच्छी नहीं है। नैतिक बंधनों के होते हुए भी जमींदार कृषकों पर नाना प्रकार के अत्याचार करते हैं और कृषकों की जीविका का और कोई द्वार हो तो वह इन आपत्तियों को भी कभी न झेल सकें। राय साहब बोले, जब नैतिक व्यवस्थाएं विद्यमान हैं, तो विदित है कि उनका उपयोग करने के लिए किसानों को केवल उचित शिक्षा की जरूरत है और शिक्षा का प्रचार दिनों दिन बढ़ रहा है। मैं मानता हूँ कि जमींदार के हाथों किसानों की बड़ी दुर्दशा होती है। मैं स्वयं इस विषय में सर्वथा निर्दोष नहीं हूँ। बेगार लेता हूँ, दांड बीज भी लेता हूँ, बेदखली या इजाफा का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देता। असामियों पर अपना रौब जमाने के लिए अधिकारियों की खुशामद भी करता हूँ। साम, दाम, दंड, भेद सभी से काम लेता हूँ, पर इसका कारण क्या है? वही पुरानी प्रथा, किसानों की मूर्खता और नैतिक अज्ञान। शिक्षा का यथेष्ट प्रचार होते ही जमींदारों के हाथ से यह सब मौके निकल जाएंगे। मनुष्य स्वार्थी जीव है और यह असंभव है कि जब तक उसे धींगा-धींगी के मौके मिलते रहें, वह उनसे लाभ न उठाए। आपका यह कथन सत्य है कि किसानों को यह विडंबनाएं इसलिए सहनी पड़ती हैं कि उनके लिए जीविका के और सभी द्वार बंद हैं। निश्चय ही उनके लिए जीवन निर्वाह के अन्य साधनों का अवतरण होना चाहिए, नहीं तो उनका पारस्परिक द्वेष और संघर्ष उन्हें हमेशा जमींदारों का गुलाम बनाए रखेगा, चाहे कानून उनकी कितनी रक्षा और सहायता क्यों ना करे। किंतु यह साधन ऐसे होने चाहिए जो उनके आचार व्यवहार को भ्रष्ट ना करें, उन्हें घर से निर्वासित करके दुर्व्यसनों के जाल में न फंसाएं, उनके आत्माभिमान का सर्वनाश न करें। और यह उसी दशा में हो सकता है जब घरेलू शिल्प का प्रचार किया जाए और वह अपने गांव में कुल और बिरादरी की तीव्र दृष्टि के सम्मुख अपना अपना काम करते रहें। एजेंट बोला, आपका अभिप्राय कॉटेज इंडस्ट्री से है? समाचार पत्रों में कहीं कहीं इनकी चर्चा भी हो रही है, किंतु इनका सबसे बड़ा पक्षपाती भी यही दावा नहीं कर सकता कि इनके द्वारा आप विदेशी वस्तुओं का सफलता के साथ अवरोध कर सकते हैं। राय साहब बोले, इसके लिए हमें विदेशी वस्तुओं पर कर लगाना पड़ेगा। यूरोप वाले दूसरे देशों से कच्चा माल ले जाते हैं, जहाज का किराया देते हैं, मजदूरों को कड़ी मजदूरी देनी पड़ती है, उस पर हिस्सेदारों को नफा खूब चाहिए। हमारा घरेलू शिल्प इन समस्त बाधाओं से मुक्त रहेगा
और कोई कारण नहीं कि उचित संगठन के साथ वह विदेशी व्यापार पर विजय ना पा सके। वास्तव में हमने कभी इस प्रश्न पर ध्यान ही नहीं दिया। पूंजी वाले लोग इस समस्या पर विचार करते हुए डरते हैं। वे जानते हैं कि घरेलू शिल्प हमारे प्रभुत्व का अंत कर देगा, इसलिए वह इसका विरोध करते रहते हैं। ज्ञानशंकर ने इस विवाद में भाग न लिया। राय साहब की युक्तियां अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के प्रतिकूल थी, पर इस समय उन्हें उनका खंडन करने का अवकाश न था। जब एजेंट ने अपनी दाल गलते ना देखी तो विदा हो गया। राय साहब ज्ञानशंकर को उत्सुक देखकर समझ गए कि यह कुछ कहना चाहते हैं, पर संकोचवश चुप हैं। बोले, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, मुझे फुर्सत है। ज्ञानशंकर की जबान न खुल सकी। उन्हें अब ज्ञात हो रहा था कि मैं जो कथन करने आया हूँ वह सर्वथा असंगत है, सज्जनता के बिल्कुल विरुद्ध। राय साहब को कितना दुख होगा और वह मुझे मन में कितना लोभी और क्षुद्र समझेंगे। बोले, कुछ नहीं, मैं केवल यह पूछने आया था कि आप नैनीताल जाने का कब तक विचार करते हैं। राय साहब बोले, आप मुझसे उड़ रहे हैं। आपकी आंखें कह रही हैं कि आपके मन में कोई और बात है। साफ कहिए, मैं आपस में बिल्कुल सच्चाई चाहता हूँ। ज्ञानशंकर बड़े असमंजस में पड़े। अंत में सकुचाते हुए बोले, यही तो मेरी भी इच्छा है, पर यह बात ऐसी भद्दी है कि आपसे कहते हुए लज्जा आती है। राय साहब बोले, मैं समझ गया, आपके कहने की जरूरत नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिन गप्पों को सुनकर आपको यह शंका हुई है वह बिल्कुल निस्सार है। मैं स्पष्टवादी अवश्य हूँ, पर अपने मुंह देखे हितैषियों की अवज्ञा करना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। पर जैसा आपसे कह चुका हूँ, वह किंवदंतियाँ सर्वथा असार हैं। यह तो आप जानते हैं कि मैं पिंडे पानी का कायल नहीं, और न यही समझता हूँ कि संतान के बिना मेरा संसार सूना हो जाएगा। रहा इंद्रिय सुख भोग, उसके लिए मेरे पास इतने साधन हैं कि मैं पैरों में लोहे की बेड़ियां डाले बिना ही उसका आनंद उठा सकता हूँ। और फिर मैं कभी काम वासना का गुलाम नहीं रहा, नहीं तो इस अवस्था में आप मुझे इतना हृष्ट-पुष्ट न देखते। मुझे लोग कितना ही विलासी समझें, पर वास्तव में मैंने युवावस्था से ही संयम का पालन किया है। मैं समझता हूँ कि इन बातों से आपकी शंका निवृत्त हो गई होगी, लेकिन बुरा ना मानिएगा। उड़ती खबरों को सुनकर इतना व्यस्त हो जाना मेरी दृष्टि में आपका सम्मान नहीं बढ़ाता। मान लीजिए मैंने विवाह करने का निश्चय ही कर लिया हो, तो यह आवश्यक नहीं कि उससे संतान भी हो, और हो भी तो पुत्र ही, और पुत्र भी हो तो जीवित रहे। फिर मायाशंकर अभी अबोध बालक है। विधाता ने उसके भाग्य में क्या लिख दिया है, इसे हम या आप नहीं जानते। यह भी मान लीजिए कि वह वयस्क होकर मेरा उत्तराधिकारी भी हो जाए, तो यह आवश्यक नहीं कि वह इतना कर्तव्यपरायण और सच्चरित्र हो जितना आप चाहते हैं। यदि वह समझदार होता और उसके मन में यह शंकाएं पैदा होती तो मैं क्षम्य समझता, लेकिन आप जैसे बुद्धिमान मनुष्य का एक निर्मूल कल्पित संभावना के पीछे अपना दाना पानी हराम कर लेना बड़े खेद की बात है। इस कथन के पहले भाग से ज्ञानशंकर को संतोष न हुआ था। अंतिम भाग को सुनकर निराशा हुई। वे समझ गए कि यह चर्चा इन्हें अच्छी नहीं लगती, और यद्यपि युक्तियों से यह मुझे शांत करना चाहते हैं, पर वास्तव में इन्होंने विवाह करने का निश्चय कर लिया है। इतना ही नहीं, इन्हें यहाँ मेरा रहना अखर रहा है। मुझे यह अपना आश्रित ना समझते तो मुझे कदापि इस तरह आड़े हाथों ना लेते। उनका गौरवशील हृदय प्रत्युत्तर देने के लिए विकल हो उठा, पर उन्होंने जब्त किया। इस कड़वी दवा को पान कर लेना ही उचित समझा। मन में कहा, आप मेरे साथ दो रंगी चाल चल रहे हैं। मैं साबित कर दूंगा कि कम से कम इस व्यवहार में मैं आपसे हेठा नहीं हूँ। उन्होंने कुछ जवाब न दिया। राय साहब को भी इन बातों के कहने का खेद हुआ। ज्ञानशंकर का मन रखने के लिए फिर इधर उधर की बातें करने लगे। नैनीताल का भी जिक्र आ गया। उन्होंने उन्हें अपने साथ चलने को कहा। ज्ञानशंकर राजी हो गए। इसमें दो लाभ थे। एक तो वह राय साहब को नजरबंद कर सकेंगे, दूसरे वह उच्चाधिकारियों पर अपनी योग्यता का सिक्का बिठा सकेंगे। संभव है राय साहब की सिफारिश उन्हें किसी ऊंचे पद पर पहुंचा दे, और वे यात्रा की तैयारियां करने लगे। तो दोस्तों,
कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।